आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में इतनी जानकारी हासिल कर चुके हैं कि अपनी धरती जो है वो संकेंद्री परतों में अंदर से पाई जाती है, यानी इसकी आंतरिक संरचना जो है संकेंद्री परतों में है। अब यह जो परतें हैं इसको हम लोगों ने जाना कैसे, ये विचार आएगा ही मन में। उस संदर्भ में बढ़ते हुए आगे हम लोग सारी जानकारी को अभी लेंगे कि यह जो परतें हैं, जैसे हम लोग जाने थे कि ये हो गया कोर और ये हो गया मेंटल, और ये ऊपर का पतला परत ये हो गया क्रस्ट। तो यह जो क्रस्ट है इसको कहा जाता है सियाल। सियाल भी कहा जाता है। सियाल इसलिए कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता है, बहुलता है। यह पूरे धरती के आयतन का 1% हिस्सा इसमें कवर होता है। दूसरा हिस्सा जो है ये है मेंटल का। मेंटल जो है इसको सीमा नाम दिया जाता है। सीमा कारण इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुलता है। यह पूरा जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है काफ़ी चौड़ा, तो ये 84% हिस्सा, पूरे आयतन का 84% हिस्सा बनता है। निचला जो एरिया है यह हम लोग जान चुके हैं कि इसको कोर नाम दिया गया है। कोर, इसको निफे भी कहा जाता है। निफे यानी कि इसमें निकेल और फेरस ये 2 तत्वों की बहुलता है, और यह जो पूरा कवर करता है ये 15% हिस्सा, पूरी धरती के आयतन का 15% हिस्सा कवर करता है। तो ये सारी स्थितियां जो हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं ये आई कहाँ से, ये क्वेश्चन बनेगा ही। तो आज उसी पर हम लोग विचार करते हुए आगे सारी जानकारी को हासिल करेंगे। तो हम लोग ऐसा निकाल करके और इस तरह से इस सारे को पढ़ाई करें। अब देखेंगे कि पृथ्वी की परतों की जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं। जानकारी के स्रोत, इसके जानकारी के जो स्रोत हैं वो मूलतः 2 हैं। एक प्रत्यक्ष, यानी जिन्हें हम खुले आँख से देखते हैं सामने, प्रत्यक्ष रूप से जो प्राप्त होते हैं वो, और एक होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष यानी जिनको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं या अध्ययन के द्वारा हम लोगों ने जाना है, वो अप्रत्यक्ष में कहे जाएंगे। प्रत्यक्ष में आएगा कौन कौन सा, तो जिस तरह से ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जो है वो धरती के भीतर से ही प्रस्फुटित होता है, जिसको कि हम लोग जब पृथ्वी का उद्भव जान रहे थे उस समय जाने थे कि अपनी धरती आग का गोला थी, और इसमें क्या हो रहा था, इतना प्रचंड चारों ओर से ज्वालामुखी हो रहा था, विस्फोट हो रहा था। तो यह जो है वो आज भी ज्वालामुखी विस्फोटित होते रहता है। उस क्षेत्र से जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है वहाँ पर जो भीतर से जो सामग्री आता है उसको मैग्मा कहा जाता है। तो वह हम लोग इसके अध्ययन के समय यह जाने थे कि मेंटल भी क्या है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। ये स्टेनोस्फेयर का भाग है। ये यहीं से किसी छिद्र के माध्यम से, किसी नरम भूमि से ये बाहर आता है, तो वहाँ पर लावा के रूप में जाना जाता है, और उसी लावा को हम लोग प्रयोगशाला में ले जा करके यह अध्ययन कर पाते हैं कि यहाँ पर किस तरह की प्राप्ति होती है। तो ये एक ये हो गया। दूसरा हुआ उल्का। ये उल्का कैसे सहयोग करता है, तो हम लोग पृथ्वी के उद्भव में ही जाने थे कि हमारी पृथ्वी या किसी भी ग्रह का निर्माण जो हुआ है उसमें ग्रहाणुओं का सहयोग है। तो निश्चित है कि उल्का के निर्माण में भी ग्रहाणु होंगे, तो इसलिए इसकी स्टडी की जाती है। रेयर केस में अगर कोई उल्का अपनी धरती पर पहुंचाया तो उसको हम क्या करते हैं कि किसी प्रयोगशाला में उसका भी अध्ययन करके और यह निकालना चाहते हैं कि हमारी धरती में क्या क्या प्राप्त होता है। तीसरा है खनन। अब खनन के माध्यम से हम क्या करते हैं, जैसे किसी भी खनिज को निकालने के लिए हम बहुत गहराई तक उसमें खोदते हैं। खोदने के क्रम में आज तक हम सब पूरी दुनिया में अगर सबसे अधिक गहरा खोदा गया है
तो दक्षिण अफ्रीका में पोनेंग नाम का, कौन सा, पोनेंग नाम का ये गोल्ड माइन है, और वहीं पर ये खोदा गया है मात्र 4 किलोमीटर। कितना, 4 किलोमीटर। वहाँ हम लोग 4 किलोमीटर ही, यानी 4000 मीटर बस नीचे तक खुदाई कर पाए हैं, और यह सबसे, दुनिया का सबसे गहरा खान है। और अगर अपने भारतवर्ष का सबसे गहरा खान कहा जाए तो कोलार गोल्ड माइन है, जो कि कर्नाटका में पाया जाता है। वो 3.3, बस इतना ही हम खोद पाए हैं। तो मान के चला जाए कि हमारी गहराई वहाँ हम लोग देखे थे कि वो कितना था, 6371। उतना में अभी हम लोग कहाँ हैं, मात्र 4 किलोमीटर। तो खनन के माध्यम से बहुत गहरा खोद पाए हैं अगर धरती पर कहीं, तो मात्र 4 किलोमीटर। तो इसलिए, और फिर भी उतने में ही जितना अध्ययन कर पाए हैं वो करने की चेष्टा में हमेशा भूवैज्ञानिक रहे हैं। ये अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक ड्रिलिंग माध्यम होता है। ड्रिलिंग खनन से थोड़ा आसान पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि खनन में तो पूरा एरिया को खोदना पड़ता है, लेकिन ड्रिलिंग में एक स्थान पर वो पाइप के माध्यम से अंदर की ओर जाया जाता है। जैसे चापाकल लगाते समय आप लोग देखे होंगे कि चापाकल जब लगता है तो वो थोड़े से गड्ढे को बना करके और उसमें क्या करता है, पाइप को ड्रिल करके अंदर की ओर ले जाता है। तो ड्रिलिंग माध्यम से भी हम लोग खुदाई का काम कर रहे हैं, ताकि अपनी धरती के भीतर क्या क्या प्राप्त होता है और क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ है, इसकी जानकारी हम अच्छे से जुटा सकें। तो यह जो ड्रिलिंग है, यह भी याद होगा आप लोग को, महासागर में बताई थी कि सबसे गहरा जो महासागरीय गर्त है प्रशांत महासागर का, वो 11,022 मीटर है। और यह जो ड्रिलिंग हम लोग कर पाए हैं वो किए हैं आर्कटिक महासागर, यानी पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जो उत्तरी भाग है, वहाँ नॉर्वे और रशिया दोनों का बॉर्डर है, और वहाँ पर है कोला, जगह है कोला। ये प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप उसको कहा जाता है जिसके 3 ओर जल हो और एक और वह स्थल से भाग जुड़ा हो, उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये प्रायद्वीप की स्थिति में है कोला, और कोला में ही ये ड्रिलिंग किया गया है। मात्र कितना, तो 12.2 किलोमीटर, इतना ही हम लोग पहुँच पाए हैं। तो ये है 11,022 और ये है 12,200 मीटर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ड्रिलिंग से भी हम लोग इतनी दूरी तक पहुंच चुके हैं। लेकिन यह जानते हैं कि तापमान जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं तापमान में वृद्धि होती जाती है। तो ये सारा कुछ अप्रत्यक्ष में आ जाता है, इसलिए इसमें मैंने नहीं बताया। तो अप्रत्यक्ष में हम लोगों ने इसके जरिए जाना क्या, तो हमें मिला कि तापमान पृथ्वी के भीतर 32 मीटर के नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो वैसी स्थिति में जब हम बहुत भीतर जाएंगे तो वह तापमान असह्य हो जाएगा। किसी भी माध्यम से अगर हम लोग जानने की चेष्टा भी करेंगे तो उसको हम जान नहीं पाएंगे बहुत भीतर तक। तो ये तापमान आखिर आया कहाँ से, यह भी एक क्वेश्चन होगा। तो तापमान जो स्थिति है, ये एक तो रेडियो एक्टिव जो है वो पदार्थ पाए जाते हैं, वो आपस में विस्फोट करते रहते हैं और उनसे भी क्या निकलता है, ऊर्जा निकलती है। उसके बाद यह भी है कि उसमें दबाव इतना अधिक है कि तापमान बढ़ जाता है। तीसरा चीज़ यह ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जब ये पृथ्वी का उद्भव पढ़ाई कर रहे थे उसमें जाने थे कि हमारी जो धरती थी वो आग का गोला थी। तो आग के गोले के रूप में जो चीज़ था वो ऊपरी तह तो बहुत ठंडाया, बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी हुई, बरसों बरस बारिश हुआ, उससे वो ठंडा हुआ। लेकिन आज भी भीतर जो है वो हीटेड है। तभी ये ज्वालामुखी विस्फोट का होना, भूकंप का आना, ये सारा कुछ हमको प्राप्त होते रहता है, जो बताता है कि तापमान जो है वो भीतर की ओर बहुत ही अधिक है। यानी हमारी जो आदिकालिक पृथ्वी थी उसका भी यहाँ पर असर है, जो तापमान बहुत अधिक है। दूसरा है दाब। दाब को भी इसी अंतर्गत हम लोग जाने कि पृथ्वी पर बहुत अधिक दबाव है, जिसकी वजह से वो तापमान और दबाव को हम लोग उसमें जाने। और तीसरा है घनत्व। घनत्व को जानने से पहले याद कर लें हम लोग
कि पृथ्वी के निर्माण के समय एक विभेदन प्रक्रिया हुआ था, प्रथम विभेदन और द्वितीय विभेदन, जिसको हम लोग जाने थे कि उसमें क्या हुआ कि जितने भी हल्के पदार्थ थे वो ऊपर की ओर आ गए और जितने भारी पदार्थ थे वो नीचे की ओर गए। तो वैसी स्थिति में क्या हुआ कि जितने भी हल्के पदार्थ हैं वो ऊपर आ गए और जितने भारी पदार्थ हैं वो नीचे चले गए, जिसकी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है कि क्रस्ट में वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम है, बीच में ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, और यहाँ पर है निकेल और फेरस। फेरस जो है वो काफ़ी भारी तत्व है। तो इस तरह से यह जो घनत्व है वो कैसा रहा, नीचे की ओर भारी पदार्थ पहुँच गए। चौथा है गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण में हम लोग देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण अपनी पृथ्वी कैसी है, तो गोलाकार है। ये माना गया है कि पृथ्वी के आकार का है, या इसको जियोड कहा जाए या गोलाकार कहा जाए। तो अपनी पृथ्वी गोलाकार है और इसका ऊपरी सिरा जो है वो थोड़ा चपटा है और नीचे वाला भी कैसा है, चपटा है। तो चपटा होने के कारण इसका केंद्र से जो यह दूरी है ये कम बनता है बनिस्पत किसके, भूमध्य रेखा के। तो यह जो दूरी है ये अब साबित करता है कि गुरुत्वाकर्षण कहाँ, ध्रुवीय से यहाँ से ये क्या होगा, यानी मान लिया जाए कि हम लोग उत्तरी ध्रुव पर गए या दक्षिणी ध्रुव पर गए, यहाँ पर हमारा भार जो होगा वो अधिक होगा बनिस्पत किसके, तो भूमध्य रेखा में ये कम पाया जाएगा। कैसा हो जाएगा, कम, और यही यहाँ पर अधिक पाया जाएगा, यहाँ पर अधिक पाया जाएगा। यानी कहने का अर्थ यह कि सभी जितने भी अब अक्षांश हैं उन पर ये गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं लगेगा, यहाँ पर अधिक होगा और यहाँ पर कम होगा। और यानी कि कम होते होते धीरे धीरे अक्षांश जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ेगा। इधर यदि ध्रुव से आए तो जैसे जैसे इधर की ओर आएंगे भूमध्य रेखा की ओर वो कम होता जाएगा। यह जो स्थिति आती है वो पदार्थों का जो द्रव्यमान है वो सभी जगह पर एक समान नहीं है। इसकी वजह से भी यहाँ क्या होता है कि सभी जगहों पर द्रव्यमान एक समान नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या पाया जाता है, गुरुत्व विसंगति। यह ध्यान देने योग्य है कि गुरुत्व विसंगति है क्या, तो सभी जगह द्रव्यमान का एक समान न पाया जाना ही गुरुत्व विसंगति को पैदा करता है। अब हम लोग जहाँ हम लोगों को पहुँचना था उस जगह पर आए कि अप्रत्यक्ष में सबसे प्रामाणिक अगर कहा जाए तो भूकंपीय तरंगे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा भूकंपीय तरंगे, जिसको कि सिस्मिक वेव भी कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा ये सारी स्थितियाँ, जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं वो इस स्थिति पर पहुँच पाए हैं कि अपने पृथ्वी के भीतर आखिर पाया क्या जाता है या कैसी स्थिति है, किस किस तरह से वहाँ पर सब दिखाई देता है। अब भूकंपीय तरंगों पर हम लोग आने से पहले भूकंपीय तरंग को जानेंगे। पूरे भूकंप को ही जान ले तो कैसा रहेगा। तो अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं पूरे भूकंप का, तो इसको मैं चाहूँगी कि इसको क्लीन कर दूँ। भूकंपीय तरंगों से हम जान पाए हैं कि हमारी पृथ्वी में किस तरह से ये आंतरिक परतें पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ कठोर हैं, कहाँ कहाँ ठोस हैं और कहाँ द्रव है, कहाँ अर्धद्रवित हैं। तो इन सब को जानने से पहले हम लोग भूकंप को जान लें। भूकंप, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दो शब्द मिला हुआ है, भू और कंप, यानी कि भूमि का कंपन ही क्या हो गया, भूकंप है। यानी जब कभी भी भूमि में कंपन हो तो इसे भूकंप कहा जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि ये अपनी धरती है, ये अपनी धरती हो गई और यहाँ पर अब क्या होता है कि अंदर से एक ऊर्जा का केंद्र बनता है, जहाँ से कि ऊर्जा विस्फोटित होती है चारों ओर, ये यहाँ से चलती है। और जहाँ पर ये ऊर्जा तैयार हो रही है प्रथम, इसको कहा जाता है फोकस, और ये भूकंप केंद्र भी कहा जाता है, भूकंप केंद्र। यह जो ऊर्जा होगी ये सभी दिशाओं में, अब पहला जहाँ पर पहुँचेगी वो समीपवर्ती जगह में, तो इसका समीपवर्ती यह एरिया बन रहा है। तो यहाँ पर यह क्या बनाएगा, अधिक केंद्र,
इसको नाम दिया जाता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र को इंग्लिश में एपिसेंटर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे तो यह जो ऊर्जा है वो पहला अधिकेंद्र पर पहुँची और यहाँ से यह चारों ओर ये जारी है। ऐसा नहीं कि बस वहीं जाएगी, तो चारों ओर, जैसे कि हम लोग किसी पानी वाले जगह में एक शांत जल में तालाब में एक ढेला फेंक देंगे, तो ढेला जब फेंकेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ से तरंग चलेगी। तरंग जहाँ पर फेंके रहेंगे वहाँ तेज होगी और अन्य क्षेत्रों में कम होगी। उसी तरह से यहाँ पर जो पहला बल लगता है वहाँ पर यह अधिकेंद्र कहा जाता है और यहाँ पर सबसे अधिक बल भी महसूस किया जाता है और धीरे धीरे यही ऊर्जा इन क्षेत्रों में जाकर के कम होते 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 और नगण्य हो जाती है। तो यह हम लोग पाते हैं कि जो भूकंप केंद्र का समीपवर्ती जगह है इसको अधिकेंद्र कहा जाता है। यहाँ पर ऊर्जा अधिक वर्क करती है और यह ध्यान देंगे कि यह 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। जहाँ भी फोकस से अधिक केंद्र बनता है वो 90 डिग्री के कोण पर ही बनता है। तो इतनी स्थिति को हम लोग जाने। यह जो ऊर्जा है ये भूगर्भिक यानी कि ज़मीन के भीतर का दो भाग में बांट दिया जाता है इसी को। तो हम लोग देखेंगे कि एक कही जाती है भूगर्भिक तरंग और दूसरी हो जाती है धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग नाम से ही पता लग रहा है कि भूगर्भिक यानी भूमि के भीतर और धरातलीय यानी धरातल पर। तो भूगर्भिक जो तरंग है वो P और S के नाम से जानी जाती हैं। P और S, ये प्राइमरी और ये हो गई सेकेंडरी, ये प्राथमिक तरंग और ये द्वितीयक तरंग। और उसी तरह से धरातलीय तरंग यानी P और S तरंग जब यहाँ पर ये टक्कर कर जाएं, इन जगहों पर टक्कर कर जाएं, तब इनको कहा जाएगा धरातलीय यानी इस पर आ जाएगा। अब यहाँ कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे। इस जगह को जब वो हिलाने डुलाने लगे तो वैसी स्थिति में इसको क्या कहा जाएगा कि धरातलीय तरंग में हम लोग पाते हैं कि L और R ये दो तरह के वेव हैं। एक है लव वेव और रेली वेव। ये वेव क्या करते हैं कि धरातल के ऊपर काम करते हैं, यानी कि ऊपर की स्थिति जो धरातलीय स्थिति है उसमें जो संचलन होता है ये L और R करते हैं। तो इन सब के बारे में अब आगे हम लोग देखेंगे कि P वेव क्या है और S वेव क्या है, L वेव क्या है और R वेव क्या है। इसको बाई फिगर हम लोग देख लेते हैं। भूकंपीय तरंगों को समझने के लिए बच्चों पहले हम लोग अपनी धरती का एक फिगर ले लेते हैं, ठीक है। इसका जो मापन होता है वो सिस्मोग्राफ से होता है। तो सिस्मोग्राफ को लेकर के एक स्टेशन 1 यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया और एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ऐसे करके हम लोगों ने कई स्टेशंस बना दिए। सभी जगहों पर सिस्मोग्राफ लेकर के वैज्ञानिक बैठे और ये जानने के लिए कि भूकंपीय तरंग पहले कहाँ पहुँच रही है। तो यहाँ से जो फोकस से निकला तो ये पहला तरंग यहाँ पहुँचा और उसके बाद ये सभी क्षेत्रों में फैलने लगा। सभी क्षेत्रों में जब फैला तो ये स्थिति ऐसी मिली और उसी टाइम में आपस में लोग कॉन्ट्रैक्ट करके ये पता किए कि किन किन जगहों पर कब पहुंचा। तो स्थिति यह बनी कि स्टेशन 1 क्या करता है कि तुरंत सूचना देता है कि हमारे यहाँ P आ गया। P आया और तुरंत ही S भी आ गया। ये भी कहता है कि पहले P आया और अब S भी आ गया। ये भी P आया और S भी आ गया। इस तरह से इतने स्टेशंस में P और S दोनों ही पहुँचे, P और S। लेकिन ये स्टेशन 4 और 8 इन दोनों ही जगह पर किसी भी तरह का अभी तक रे नहीं पहुँच पाया। ये वाला जो स्थिति रहा ये कुछ देरी में कहा कि हाँ हमारे पास भी ये P पहुँचा। तो यहाँ पर P आया। ये स्थिति अब हुई कि यह भी कहता है कि हमारे पास भी क्या हुआ,
P अब आ गया है और इसके पास भी P पहुंचा। तो इस तरह से इन तीनों भागों में सिर्फ P ही पहुंचा है, जबकि इन भागों में P और S दोनों पहुंचा। यहाँ भी P और S दोनों पहुंच रहे हैं। ये स्थिति हो रही है कि P और S दोनों पहुंच रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि P वेव जो पूरे एरिया में और S वेव पाया जा रहा है, लेकिन निचले एरिया में सिर्फ P वेव ही पहुंच पाया है और साइड में ये P वेव नहीं पहुंच पाया है। इस स्टेशन को और इस स्टेशन को अगर देखा जाए तो इतने एरिया में यह जो है यह छाया क्षेत्र बना रहा है, इसमें यह नहीं पहुंच पाया है। तो इस पर जो भूवैज्ञानिक थे उन लोगों का मंतव्य आया कि इसका अर्थ है कि जो P वेव है वो ठोस, तरल और गैस तीनों में प्रवाहित हो सकती है। यही है कि वो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये क्रियाओं के द्वारा ही, यानी परावर्तन और अपवर्तन जो वेव्स आ रहे हैं उनमें ये क्रियाएं होती हैं, तभी ये S जो है वो परावर्तित हो जा रहा है। परावर्तन इसको कहा जाएगा जब कोई किरण आई और वो क्या हो गई, लौट गई, और कोई ऐसा रहा कि ये आया यहाँ से ऐसे बेंड हुआ फिर निकल गया, तो ये इसको अपवर्तन कहा जाएगा। तो वैसी स्थिति में अब क्या होता है कि P वेव जो है वो ऐसा मार्ग वो वहाँ पर स्थापित करता है और S वेव रिटर्न हो जाता है, वो तरल वाले भाग में नहीं जा पाया। यही वजह है कि ये लोग इस शोध पे पहुँच पाए कि जो अब यह जो मिडिल का एरिया है वो निश्चित कोई तरल भाग है, जहाँ पर क्या हो रहा है कि P वेव भी थोड़ी धीमी गति से चल रही है, क्योंकि कम घनत्व का पदार्थ है तो उसका स्पीड भी कैसा हो गया है, कम हो गया है, और ठोस वाले में बहुत तेज स्पीड है। तो P वेव ठोस में और तरल में, गैस में, तीनों में प्रवाहित हो सकती है, लेकिन S वेव जो है वो तरल वाले भाग में नहीं पहुंच पा रही है। और यहाँ पर चूंकि ये बेंड हो गई है, मुड़ गई है, तो इसकी वजह से ये वाला जो क्षेत्र रहता है वो क्या हो जाता है, ये छाया क्षेत्र में बन जाता है। इसलिए इतने क्षेत्र को 105 से लेकर ये यहाँ से लेकर के और 145 तक का जो क्षेत्र आएगा हमारा 145 डिग्री, ये बनता है छाया क्षेत्र। किसका, P का। 105 डिग्री से 145 डिग्री तक का जो क्षेत्र आता है उसको छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये बेंड हो जाती है इस तरह से। ये P वेव जो है इन क्षेत्रों में तरल वाले में जाकर के बेंड हो गई। ऐसा है कि ये वाले क्षेत्र में जो 105 से 145 का जो एरिया मिला है, यहाँ तो हम लोग यह जाने बाई ज्योग्राफिकल जो स्टडी है उसके द्वारा कि इस एरिया में P वेव पहुँचा ही नहीं, S वेव भी नहीं आया, P वेव भी नहीं आया। लेकिन इस एरिया में जो P वेव पहुंचा है तो स्टेशन 5 पर और स्टेशन 7 पर 6 की बनिस्बत, ये 6 पर जो आया इसके बनिस्बत देर से पहुंचा है, जिसे अब यह वैज्ञानिक पता करे, भूवैज्ञानिक, कि निश्चित करके अब इस तरल वाले एरिया के बीच में भी कोई ऐसा एरिया है जहां पर कि यह ठोस है, तभी यह P वेव जो है वो तरल से आया और ठोस में गया और यहाँ पर सबसे पहले पहुँचा। तो इस परिणाम पर सारे जितने भी वहाँ पर भूवैज्ञानिक थे वो पहुँचे कि 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री का जो एरिया है वहाँ तक ना P वेव पहुँच पाया है ना ही S वेव, यानी ये P और S दोनों का ही छाया क्षेत्र बनता है। लेकिन अगर S का छाया क्षेत्र पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 105 से लेकर के पूरा 105 तक, यानी पूरा निचला क्षेत्र, वहाँ पर S वेव नहीं पहुँचती है। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं अब कि P वेव जो है वो क्या करती है, वो बहुत ही तेज गति से चलती है। पहला चीज़ किसके बनिस्पत, S के बनिस्पत। और P वेव जो है वो ठोस, तरल और गैस तीनों में ही मूव कर सकती है, बेंड होते हुए जा सकती है। और S वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है, वो तरल भाग में नहीं पहुंच पाती है, मात्र ठोस एरिया में ही वह जा पाती है। यहाँ पर लोग पाए कि यह जो एरिया है वो ठोस है और ये लिक्विड है,
इसीलिए एस वेव यहाँ नहीं पहुँच पाई और यह ठोस एरिया है, इसीलिए यह जो स्टेशन 6 है ये जल्दी से इसको रिसीव कर पाया। तो अब आगे हम लोग बाय फिगर भी इसको क्लियर कर लेंगे। इस फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं ये पी वेव्स को अलग से दिखा दिया गया है और यहाँ पर दिखाया गया है एस वेव का, कि ये पूरा का पूरा एस वेव का छाया क्षेत्र बना, ये ठोस में ही सिर्फ पहुँच पाया, इस वाले लिक्विड स्थान से होकर के नहीं जा पाया है। और पी तरंगों को हम लोग देख रहे हैं कि ये ठोस, लिक्विड और ठोस तीनों में पहुंच पा रहा है, जिसको हम लोग पिछले फिगर से अभी जानकारी हासिल किए हैं, जिसके वजह से परिणति से हम लोग इस पर पहुंच पाए कि ये ठोस है, ये तरल है और यह ठोस है। तो इस तरह से अर्ध ठोस भी है मेंटल वाला भाग। तो इस तरह से ये सारा जानकारी हम लोग लिए और जिसमें जाने कि पी वेव सबसे फास्टर है किससे, एस से, और एस इससे कुछ कम है। हालांकि दोनों ही तेज है लेकिन उसके कंपेयर में यह कम है। इस फिगर में ध्यान देंगे हम लोग, ये पी वेव और एस वेव दोनों की संरचना किस तरह से ये मूव करते हैं, पृथ्वी में गमन करते हैं भीतर की ओर, उसका यहाँ पर चित्र है। तो यह जो होता है यहाँ पर कंप्रेशन लिखा हुआ है, यानी कि ये एक दूसरे को ऐसे यानी स्प्रिंग की तरह दबाते हुए ये आगे की ओर बढ़ते हैं। और यह जो स्थिति आती है ये वाली स्थिति पी वाली जो है, इसको कहा जाता है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरीके से बढ़ती है, यानी इस तरह से दबते हुए, यानी स्प्रिंग की तरह। और एस वेव जो है ये अनुप्रस्थ, यानी ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, ऐसे होकर के और ये आगे की ओर बढ़ती है। अभी हम लोग जो पी वेव और एस वेव को जाने वो भूगर्भिक वेव है। यह जो वेव अब दिखाई दे रहा है ये धरातलीय तरंगे हैं, धरातलीय। अब इसमें क्या हो रहा है कि धरातलीय तरंगों में हम लोग देख रहे हैं कि ये एल वेव है और ये आर वेव है। एल वेव क्या करता है कि धरती पर ये एक आगे की ओर जाता है, एक पीछे की ओर आता है, एक आगे की ओर आता है, एक पीछे की ओर, ऐसे करके जो ढकेलने का एक किस्म का ये बनता है। तो वैसे में क्या होता है कि काफ़ी धीमी गति से होता है, एकदम इत्मीनान तरीके से इसमें संचलन होता है। और यह जो होता है ये काफ़ी क्षति पहुंचाता है। इतना धीमी गति से चलने के बाद भी इससे, चूँकि ये धरातलीय तरंगे हैं इसलिए इससे क्षति ज़्यादा पहुंचती है। और ये जो आर वेव है इसमें क्या होता है कि चक्रवत, यानी ऊपर से नीचे आ रही हैं, नीचे से ऊपर जा रही हैं, ऊपर से नीचे आएंगी, नीचे से ऊपर जाएंगी। तो ये स्थिति जब बनती है तो यह भी बहुत अधिक धरातल पर क्या करते हैं, छत विछत करते हैं। तो दोनों ही स्थितियाँ पी और एस की बनिस्बत काफ़ी धीमी गति से होती हैं, लेकिन धरातल पर सबसे अधिक अगर विनाश का काम कोई करता है तो ये धरातलीय तरंगे ही किया करती हैं। तो इस तरह से धरातलीय तरंगों को हम लोगों ने जाना कि ये क्या करती हैं, विनाश का कारण बनती हैं। ये जो अभी आप देख पा रहे हैं ये भूकंप मापी या सिस्मोग्राफ इसको कहा जाता है, वो यंत्र है जिसके माध्यम से हम लोग भूकंप को मापते हैं। यानी भूकंप मापने का अगर कोई यंत्र पूछा जाए तो सिस्मोग्राफ, और यदि यह पूछा जाए कि किस स्केल पर वो मापा जाता है तो वैसी स्थिति में जवाब होगा रिक्टर स्केल। कारण कि रिक्टर स्केल जिस तरह से हम लोग कपड़ा मीटर में मापते हैं, गेहूं चावल हुआ वो किलो में तौलते हैं, उसी तरह से ये रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता को मापा जाता है। और मर्केली स्केल जो होता है उस पर वो वहाँ पर कितना क्षत विक्षत हुआ, वो आघात की गहनता को, यानी कि रिक्टर स्केल से याद रखिएगा, रिक्टर स्केल जो है ये क्या करता है, तीव्रता का पैमाना है या मापक है। और जो मर्केली है वो वहाँ आघात, यानी कितना वहाँ पर हानि हुआ, इसका ये क्या करता है, आकलन करता है, आघात का आकलन करता है। ये जो है ये 0 से 10 तक वहाँ स्केलिंग मिलता है और इसमें होता है 1 से 12 तक। इसका ख्याल रखना है। रिक्टर स्केल यानी कि कितनी एनर्जी वहाँ से निकल रही है, उसमें तीव्रता कितनी है गति में, उसका पैमाना है। और मर्केली किसका है, वहाँ पर क्षत विक्षत कितना हुआ, नाश कितना हुआ, विनष्ट कितना हुआ, उसका। अब आगे हम लोग जानेंगे भूकंप के कारण। भूकंप के 2 कारण हैं, प्राकृतिक
और मानव जनित। अब इसमें क्या आता है कि प्राकृतिक जो है उसमें प्लेट विवर्तन, या भ्रंश के कारण, प्लेट विवर्तन कह लिया जाए या भ्रंश के कारण कहा जाए, दोनों ही एक चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्लेट्स क्या करते हैं कि ये जो प्लेट हैं, मान लीजिए ये दो प्लेट हैं, ये आपस में जब एक दूसरे की ओर आते हैं तो इनको कहा जाता है अभिसारी, अभिसारी। और जब यही प्लेट दूर होते हैं एक दूसरे से तो इनको कहा जाता है अपसारी। और जब यही प्लेट एक दूसरे से क्या करते हैं, ऐसे नज़दीक से होकर के और पास हो जाते हैं तो इनको कहा जाता है संरक्षी प्लेट, संरक्षी प्लेट। वैसी स्थिति में ये प्लेट क्या करते हैं कि जब एक दूसरे के समीप भी आएंगे तो भी इनमें टक्कर होगा, और एक दूसरे से अलग जाएंगे तो भी खिंचाव होगा। तो तनाव और संपीड़न और घर्षण क्या होता है कि किसी भी भ्रंश में, यानी जहाँ पर जोड़ होगा, जहाँ पर ये दो प्लेट मिलेंगे वहाँ पर निश्चित है कि एक लाइन है, तो इस रेखा के पास क्या होगा कि कुछ न कुछ थोड़ा सा वहाँ लूज पाया जाएगा, जिसकी वजह से जो भूकंप होता है उन क्षेत्रों में आता है। जैसे हाल का ही देखा जाए, यानी ये संतुलित नहीं हो पाते हैं, रिजिड नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भूकंप आता है। तो अभी अगर 6 फरवरी की घटना देखी जाए 2023 की ही, तो जो तुर्की में भूकंप आया वो 3 प्लेटों का वहाँ पर समन्वय हो रहा था। तो वैसी स्थिति में अफ्रीकी प्लेट इधर से धक्का दे रहा है और जो अनाटोलियन प्लेट है वो बाईं ओर जा रहा है और दाहिनी ओर से अरबियन प्लेट आ रहा है। तो इन तीनों प्लेटों की वजह से क्या होता है कि तुर्की में यहाँ पर यह भूकंप का क्षेत्र बन जाता है। तो वैसी स्थिति में यह जो भूकंप था वो काफ़ी विनाशी, तो ये जो प्लेट विवर्तन के कारण भूकंप आता है वो काफ़ी विनाशक होता है, बहुत ही तीव्र गति का होता है। दूसरा हो जाता है ज्वालामुखी के कारण। ज्वालामुखी के कारण जहाँ कहीं भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे भी क्या होता है कि वहाँ की धरती कांप जाती है और भूकंप की स्थिति पैदा होती है। यह सीमित क्षेत्र में होता है, बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में नहीं होता है, लेकिन ये प्लेट विवर्तन वाला बहुत बड़े भूभाग में भी प्रभावित करता है। तीसरा हो जाता है भूस्खलन। जब कभी निर्माण कार्य अभी ज़मीन में चल रहा है, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में, अपना ही हिमालय पर्वतीय क्षेत्र लिया जाए तो उसमें अभी निर्माण कार्य जारी है, तो वैसी स्थिति में भूस्खलन हुआ करता है और वहाँ पर ये छोटे बड़े भूकंप आया करते हैं। अब हम लोग देखेंगे मानव जनित को। तो मानव जनित में जो आ जाएगा वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कहीं कहीं बांध वगैरह बनाते हैं। तो बांधों से भी क्या होता है कि बांध जनित भूकंप आता है। जो पानी को रोक लिया जाता है, नदी के मेन जो फ्लो होता है उसको रोक करके, बाधित करके, और हम लोग बांध बना करके अपने अन्य सुविधाओं को लेने के लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पर बांध बनाते हैं। तो उस बांध से भी क्या होता है, भूकंप की स्थिति पैदा होती है। दूसरा होता है विस्फोट द्वारा। कोई रोड बना रहे हैं पहाड़ी एरिया में या कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग विस्फोट के द्वारा उसको तोड़ते फोड़ते हैं। तो वैसी स्थिति में जो रासायनिक विस्फोट होता है उसके द्वारा भी विस्फोट वाला भूकंप पैदा होता है। और तीसरी स्थिति आती है कि नियात भूकंप। नियात भूकंप किसको कहते हैं? वैसा भूकंप जहाँ पर हम लोग खनन कार्य कर रहे हैं और खनन कार्य करने के क्रम में ऊपर की छत जब ढह जाती है और पूरा एरिया कांप जाता है, वैसे भूकंप को नियात भूकंप कहते हैं। और न तो और वैसे बेल्ट में हम अपना घर भी बना लेते हैं, तो मैंने गलत जगहों पे निर्माण कार्य करने में भी क्या होता है, भूकंप को झेलना पड़ता है। तो प्राकृतिक और मानव जनित ये सब जो भूकंप के कारण है, इसको हम लोग अभी जाने। अब जानेंगे कि कहाँ कहाँ पूरे विश्व में किस तरह के भूकंप आते हैं। विश्व स्तर पे अगर भूकंप क्षेत्र देखा जाए तो
तो हम लोग पाते हैं कि जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, जैसे में प्रशांत सागरीय प्लेट हो गया, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट हुआ, ये अफ्रीकन प्लेट हुआ, ये हो गया उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट, ये अंटार्कटिका प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कही जाती है। तो इन प्लेटों का जहाँ भी या तो उनसे ये अलग हो रहे हैं या फिर एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, तो वो स्थिति जहाँ बनती है वहाँ ये भूकंप क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो उसमें प्रथम जो है वो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र आ जाता है। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, कारण कि इस एरिया में ज्वालामुखी और भूकंप दोनों का ही बेल्ट पाया जाता है। तो इधर से ये गोले आकार में ये और यहाँ ये, तो यह जो स्थिति दोनों को मिलेगी तो हम लोग देखेंगे कि एक गोलाकार आ जाता है प्रशांत महासागर, तो इसलिए इसको कहा गया है रिंग ऑफ फायर। जापान जो इलाका आता है वो पूरा का पूरा इसी बेल्ट में आ जाता है, यानी वो भूकंपों का देश ही माना गया है जापान को। तो इस तरह से प्रशांत महासागर क्षेत्र जो हो रहा है इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, तो इसमें अभिसारी हो रही है। और ये प्लेट एक दूसरे में ये किनारों पर, यानी इधर से देखेंगे तो एशिया का पूर्वी भाग और ऑस्ट्रेलिया का ऊपरी भाग, फिलीपींस वगैरह इसमें आ जाता है, और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग, ये सभी इन इलाकों में को बहुत ही तेज़ भूकंप आया करते हैं। और दूसरा आ जाता है सबसे प्रसिद्ध जो एरिया है वो महाद्वीपीय, ये बीच वाला इलाका, ये पूरा महाद्वीपीय इलाका आ जाता है, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। यह जो इलाका है ये निचला इलाका, यानी इधर से अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट में मिल रहा है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं, जैसे हिमालय पर्वत हो गया अपने देश का, आप्स हो गया, ये इन सबों का निर्माण इसी एरिया में है। और यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े भूकंप आया करते हैं, क्योंकि यह भूभाग बहुत संतुलित अभी नहीं हो पाया है, अभी निर्माण कार्य उसमें चल ही रहा है, जिसकी वजह से इसमें भूकंप आया करता है। तीसरा जो एरिया आ जाता है वो है ये अटलांटिक वाला। तो अटलांटिक क्षेत्र का जो एरिया आता है इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये बीच में जो ऐसाकार है यहीं पर विस्तारित हो रहा है ये, यानी अपसारी क्रिया हो रही है, जिसकी वजह से इसमें संचलन की वजह से छोटे बड़े कटक भी बन गए हैं, और यह जो पूरा एरिया है वो भूकंप का क्षेत्र वाला एरिया माना जाता है। तो इस तरह से ये तीन मुख्य क्षेत्र हो गए जहाँ पर भूकंप आया करता है। और बहुत ही मुख्य जानकारी की बात है कि हर 1-2 मिनट में भूकंप किसी न किसी जगह में आता ही आता है, भले हम लोगों को फील हो पाए ना हो पाए वो बात अलग है, लेकिन और सारा जितना भी भूकंप है सभी लिथोस्फीयर में ही आता है, यानी स्थल मंडल में ही आया करते हैं। और यही जब जल वाले क्षेत्र में भूकंप आता है तो वैसी स्थिति में इसको नाम दिया जाता है सुनामी। तो आप ध्यान दोगे कि भूकंप जब स्थल वाले भाग में रहेगा तो वो भूकंप है, लेकिन वो जल क्षेत्र में अगर आया और इसकी तली में भूकंप तो वो सुनामी के नाम से जाना जाता है, जिसमें जल स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाता है और बहुत सारे किनारों को बहुत डिस्टर्ब करता है, विनाश करता है। जिसमें कि अपने भारतवर्ष का अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो सुनामी के चपेट में आ गया था 2004 में, और उसी समय अपना इंदिरा पॉइंट भी जलमग्न हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये जाने कि भूकंप किन किन क्षेत्रों में आता है। अब यह जान लें कि इसका इसे जोन में बांटा गया है। यहाँ पर बच्चों अपना भारतवर्ष है, यहाँ हम लोग भूकंप को जब जाने तो अब जोन में जान ले कि अपने भारतवर्ष का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र है और कौन से कम वाले में आता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जोन 2 में आने वाला जो है ये क्षेत्र जोन 2 का है, यानी कि नीले रंग में जो रंगा हुआ दिख रहा है ये जोन 2 का है, यानी यहाँ पर कम, बहुत ही नगण्य मात्रा में भूकंप का असर दिखाई देता है। जोन 3 जो दिखाई दे रहा है पीले रंग का, ये सामान्य रूप से यहाँ पर भूकंप का असर दिखता है। और यह जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है जोन 4, ये जो है ये वैसा क्षेत्र है जिसको कि अधिक हानि होती है। और यह जो है लाल कलर में
ये जम्मू कश्मीर का इलाका हुआ, ये हो गया हिमाचल का, ये उत्तराखंड, और ये आ गया बिहार का लिए हुए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये सातों जो पूर्वी क्षेत्र में हमारे जो राज्य पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में, और ये गुजरात का एरिया है। यहाँ पर यह जो है वो सर्वाधिक अत्यधिक विनाश करने वाला भूकंप आ जाता है, जिसको कि 5 जोन में रखा गया है, जोन 5 में ये है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि अपने भारतवर्ष में और अंडमान निकोबार भी जोन 5 का ही अंश है। तो अपना भारतवर्ष जहाँ पर अत्यधिक तेज भूकंप आया करता है और कहाँ पर बहुत ही कम। तो अगर कहा जाए कि भूकंप के हानि बताना है तो आप लोग आराम से उसको लाइन अप कर लोगे कि कोई पॉइंट दे देकर कि कौन कौन से हानि होते हैं, लेकिन इससे कुछ लाभ भी है। लाभ क्या है उसको हम लोग जानेंगे। पहला लाभ तो हमें यह दिखाई दिया कि जिस धरती में तापमान की वजह से मनुष्य का जाना या अन्य किसी भी मशीनरी का जाना बहुत ही दुर्गम कार्य है, और वैसी स्थिति में ये सिस्मिक वे ही, यानी कहने का अर्थ कि भूकंपीय तरंगे ही हमें बता पाई हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यह कि जितने भी निर्माण कार्य होते हैं, जैसे पहाड़ों का बनना, पठार का निर्माण होना या मैदानों का निर्माण होना, इन सब में भूकंप की बहुत ही सहभागिता होती है। या फिर किसी किसी इलाके में भूस्खलन के द्वारा बड़े बड़े चट्टानों का टूट जाना और मिट्टी का बनना, ये सारे में क्या करता है, भूकंप बहुत ही सहयोग करता है। तो इस तरह से किसी भी चीज़ में अगर नेगेटिविटी है तो उसमें पॉजिटिविटी भी देखा जाता है। उसी तरह से और यह भी होता है कि कभी कभार जो दुर्लभ सामान है, जो धरती के बहुत भीतर है, वो आकर के ऊपर हो जाता है, जिसको कि खनन के माध्यम से हम लोग निकालते हैं। तो इस तरह से यह काफ़ी सहयोग भी करता है। हालांकि विनाश इसके बहुत अधिक हो जाते हैं, लेकिन यह हमारे अन्य जीवन को थोड़ा सा सुगम भी किया है। तो इस तरह से इसका अभी तक यह पता नहीं किया जा सकता है कि अभी अभी भूकंप आने वाला है, हम लोग सतर्क हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि कुछ अलर्ट होना पड़ता है। वो क्या कर सकते हैं हम लोग कि रेडॉन गैस जो है वो अपने वातावरण में इस तरह से फैलने लगता है कि उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि भूकंप आएगा। और दूसरी चीज़ यह कि अगर जानवरों पर ध्यान दिया जाए तो उनकी एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है, तो उस पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। धरातल पर सांपों का निकलना, तालाब में मछलियों का उथल पुथल करना, उनका उत्तेजित हो जाना, इन सब का संकेत है, और इस संकेत के माध्यम से ख़त्म नहीं किया जा सकता है उसको, उस आपदा को कम किया जा सकता। मुझे लगता है कि जितनी भी बातें हम लोग अभी किए भूकंप से रिलेटेड या जानकारी के स्रोतों में, पृथ्वी की संरचना की जानकारी के स्रोतों के माध्यम से भूकंप तक गए, इन सब को आप लोगों ने बखूबी समझा और उससे फ़ायदा उठाएंगे। आप नोट्स ज़रूर बनाएंगे, और जो भी हो, जिस भी तरह का सहयोग आपको लेना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मन लगा के पढ़िए, अध्ययनरत रहिए। जय हिंद।